नाम की एक 21 साल की लड़की जो कि बीएससी फॉरेंसिक की स्टडीज कर रही थी दिल्ली में। वो चाहती थी कि वो आगे जाकर पुलिस की मदद करना हर तरह के आरोपियों को पकड़ने में, लेकिन वो ये खुद भी नहीं जानती थी कि जिस समय वो ये स्टडी कर रही थी उसी दौरान उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा बदलाव आ जाएगा जो कि उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बुरा साबित होगा। और इसी के चलते अक्टूबर में उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा दिन आया जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। 5 से 6 अक्टूबर की रात दिल्ली के तमारपुर में गांधी विहार कॉलोनी में एक फ्लैट के 4th फ्लोर पर बहुत ही तेज धमाका होता है। इस समय लगभग सुबह के 3 से 3:30 बजे हो गए, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर आ जाती है। आसपास के सभी लोग उठकर वहां पर पहुंच जाते हैं। ये धमाका इतनी जोर का था जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंच जाती है। वहीं इसके बाद आग पर काबू पाया जाता है, लेकिन जैसे ही आग पर काबू पाया जाता है सब कुछ जल के बुरी तरीके से खाक हो चुका था। इसी बीच में जहां पर बहुत सारा सामान जला हुआ पड़ा था वहीं पर पुलिस को एक लाश भी मिलती है और ये लाश देखने में एक लड़के की लग रही थी। पुलिस थोड़ी ही देर में फॉरेंसिक टीम को यहाँ पर बुलाती है जो कि इस लाश के आसपास की चीज़ों को देखती है और लाश को मुर्दाघर पर ले जाया जाता है। इसके बाद पुलिस इस मामले की तहकीकात करना शुरू कर देती है। शुरू में देखने पर ऐसा लग रहा था कि शायद इस जगह पर ब्लास्ट हुआ होगा जिसकी वजह से ये सारा घर का सामान जल चुका है, लेकिन जब पुलिस आसपास की चीज़ें को देखना शुरू करती है तब वे लोग एक गैस सिलेंडर तक पहुंच जाते हैं जिसको देखकर ये लग रहा था कि शायद पहले इस गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ होगा। उसकी वजह से ये सब कुछ जलकर राख हो गया है और इसी वजह से एक इंसान की जान भी गई है। वहीं जब थोड़ी ही देर में जब आसपास में पूछताछ की जाती है तो पुलिस वालों को यहाँ पर यह पता चलता है कि इस इंसान की उम्र 32 साल की थी और ये इंसान का नाम था रमकेश। रमकेश पिछले 7 सालों से दिल्ली में रह रहा था। यूपीएससी की तैयारी वो कर रहा था। इसी दौरान काफ़ी लोग उसको जानते भी थे। रमकेश की फैमिली को भी ये सब कुछ बताया जाता है। उसकी माँ को इनफैक्ट वहाँ पर बुलाया भी जाता है। शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई हादसा हुआ हो, सिलेंडर खुद से फट गया था, इसी वजह से ये सारे घर के सामान की हालत इस तरीके से हो गई थी। लेकिन जब फॉरेंसिक टीम वहाँ पर पहुँचती है और पुलिस के साथ वहाँ बैठती है तो उनकी बातचीत इस तरह से होती है कि जो लाश है उसकी हालत को देख के ऐसा लग रहा था कि ये किसी तरह का हादसा हो। कुछ तो यहाँ पर एक ऐसा पैटर्न बन रहा था और कुछ तो यहाँ पर एक अजीब सी चीज़ आ रही थी सामने जो कि बिल्कुल भी सिंपल नहीं लग रही थी। जैसे लाश का ज़रूरत से ज़्यादा जल जाना और उस लाश के सराउंडिंग की सारी चीज़ों का कम जलना। ऐसा लग रहा था कि जो सिलेंडर है वो ब्लास्ट अगर किचन में हुआ होता तो वहाँ पर ज़्यादा तबाही हुई होती, बाहर शायद थोड़ा कम ही तबाही होती, लेकिन इससे बिल्कुल उल्टा हुआ था। वहीं लाश को छोड़कर बाकी की चीज़ें काफ़ी मध्यम तरीके से जली हुई थी, लेकिन लाश का इतना ज़्यादा बड़े पैमाने पर जलना किसी अनहोनी की आशंका तक पुलिस को पहुंचा रहा था। वहीं इस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक सबसे पहले वहां पर पुलिस सीसीटीवी कैमरास की फुटेजेस को देखना शुरू करती है क्योंकि ये सबसे आसान तरीका था और यही एक ऐसा रास्ता था जिससे सब कुछ क्लियर हो सके। वहीं यहाँ पर पुलिस 4 से 5 अक्टूबर के बीच की सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है, जिसके बाद पुलिस को फाइनली कुछ तो उसमें ऐसा दिखता है जो कि पुलिस के पैरों तले ही ज़मीन खिसका कर रख देता है। पुलिस को यहाँ पर यह दिखता है कि 2 इंसान जिन्होंने मास्क लगाया हुआ था वो सबसे पहले इस फ्लैट की ओर बढ़ते हैं, जिसके बाद इस हादसे से थोड़ी ही देर पहले वो इस फ्लैट से बाहर निकलते हुए दिखते हैं और उन लोगों के निकलने के बाद ही कुछ ही समय के बाद ये बड़ा हादसा होता है, ये धमाका हो जाता है। वहीं पुलिस को कहीं ना कहीं इन दोनों लोगों पर डाउट हो रहा था क्योंकि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कुछ लोग अंदर जाते हैं लेकिन इस इंसिडेंट से थोड़ी ही देर पहले बाहर निकल जाते हैं। वहीं इसी के चलते पुलिस यहाँ पर ये पता लगाना शुरू कर देती है कि आखिरकार ये लोग थे कौन। पुलिस आसपास में जाकर
पूछताछ करना शुरू कर देती है। पर यहाँ पर पुलिस को उन दोनों के बारे में पता लगाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आ रही थी। इसके बाद जब पुलिस को लगता है कि ये चीज़ें सस्कॉन्शियस है तो वो टेक्निकल सर्वेलेंस की तरह इस केस को ले लेती है। मतलब कि उस समय वहाँ पर हादसे के समय यहाँ पर कौन कौन सा इंसान मौजूद था और वहाँ पर किस किस के फ़ोन नंबर एक्टिव हो रखे थे, इसके बारे में पुलिस पता लगाना शुरू कर देती है। इसके बाद पुलिस को यहाँ पर ये पता चलता है कि वहाँ पे असल में दो लोग जो घर के अंदर एंटर हुए थे, वो दो लोगों में से एक लड़की थी जिसका नाम अमृता चौहान था, जिसकी उम्र तकरीबन 21 साल की थी। वहीं उसके साथ में एक लड़का मौजूद था जिसका नाम सुमित कश्यप था, जिसकी उम्र 27 साल की थी। वहीं इन दोनों ने फ्लैट के अंदर एंट्री की थी लगभग 2:57 पे 6 अक्टूबर की सुबह के दिन। जिसके बाद ये लोग लगभग 40 मिनट के बाद उस फ्लैट से बाहर निकलते हुए नजर आते हैं और उसके कुछ मिनटों के बाद ही यहाँ पर धमाका हो जाता है। पुलिस इनकी छानबीन करने लग जाती है और उन्हें ढूंढना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पर ये मामला और भी ज़्यादा पेचीदा होते जा रहा था। पुलिस ने जब शुरुआती इन्वेस्टिगेशन की तो उसके दौरान उन्होंने ये देखा कि जो मेन गेट था जहाँ से ये लोग अंदर आए थे, उसके बाद बाहर गए थे, वो जो दरवाज़ा था वो अंदर से लॉक था। मतलब यहाँ पर ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कि रमेश जिसकी जान गई थी उस इंसान से ये दोनों लोग वहाँ पर मिलने आए थे और उससे मिलकर बातचीत करके वो लोग वापस बाहर चले गए थे। जिसके बाद रमेश ने खुद से दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था और उसके बाद ये धमाका हो गया। यहाँ पर पुलिस फिर भी उन दोनों को ढूंढना चाहती थी, उनसे पूछताछ करना चाहती थी और ये जानना चाहती थी कि आखिरकार असल में मैटर क्या है। लेकिन यहाँ पर ये केस तो दूसरी ही तरीके से एक एंगल ले लेता है। पुलिस जैसे ही मुरादाबाद में अमृता और सुमित के घर पहुँचती है तो वहाँ पर पुलिस को ये पता चलता है कि वो दोनों तो घर पर मौजूद है ही नहीं। इसके अलावा इन दोनों के जो फ़ोन थे वो भी स्विच ऑफ आ रहे थे। अब यहाँ से पुलिस को ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पेचीदा नज़र आ रही थी। लग रहा था कि शायद वे दोनों भागने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए तो वो दोनों अपना घर छोड़कर कहीं बाहर जाकर छुप गए थे। और इतना ही नहीं बल्कि उन दोनों का फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। इसके बाद पुलिस ज़ोरों शोरों से उन दोनों को ढूंढना शुरू कर देती है। वही ये इंसिडेंट 6 अक्टूबर 2025 के दिन हुआ था और उन दोनों को ढूंढते ढूंढते 18 अक्टूबर 2025 की डेट आ जाती है। वहीं पुलिस को यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे ही वो उस बताई गई लोकेशन में पहुँचते हैं तो पुलिस को वहाँ पर अमृता चौहान दिख जाती है। जिसके बाद पुलिस अमृता चौहान को तुरंत ही वहाँ पर अरेस्ट कर लेती है। 18 अक्टूबर 2025 के दिन अमृता को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है, जिसके बाद उससे पूछताछ की जाती है। लेकिन शुरुआत में अमृता उनको कुछ भी चीज़ें नहीं बताती है, जिससे फिर से शायद ये जाहिर हो रहा था कि शायद अमृता इस केस में इन्वॉल्व ना हो। वहीं अमृता पुलिस को यहाँ पर ये बताती है कि थोड़ी ही टाइम पहले वो रमकेश के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी और वो दोनों उसी के फ्लैट में रहा करते थे और इसी के चलते वो उससे मिलने के लिए गई थी और उसके बाद वो वहाँ से बाहर चली गई थी और उसको इसके बाद ये नहीं पता कि धमाके का आखिर मुख्य कारण क्या है। अब यहाँ पर ये बातें काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल लग रही थी कि एक लड़की एक लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी और वो उससे मिलने के लिए उसके घर में गई थी और ये किसी भी तरह से कोइंसिडेंट हो सकता है। लेकिन जो कुछ भी अमृता ने पुलिस को अब तक बताया था उससे कहीं ना कहीं पुलिस को अमृता की बातों पर शक होने लगा था, क्योंकि जो भी उसके हाव भाव थे वो ये बता रहे थे कि शायद अमृता कहीं ना कहीं पुलिस वालों से झूठी बातें कह रही है। और इसके आगे जब पुलिस अपने तरीके से अमृता से पूछताछ करना शुरू करती है तो उसके बाद अमृता वहाँ पर टूट जाती है और इसके बाद वो पुलिस वालों के आगे एक ऐसी भयानक सच्चाई को कहना शुरू करती है जिसको सुनकर पुलिस के पैरों तले ही ज़मीन खिसक जाती है। वहीं अमृता पुलिस वालों को आगे ये बताती है कि वो मई 2025 में दिल्ली में शिफ्ट हुई थी मुरादाबाद से और मुरादाबाद में सुमित कश्यप नाम के एक लड़के से उसका ब्रेकअप हुआ था, जिसके बाद वो दिल्ली आ जाती है बीएससी फॉरेंसिक की स्टडीज़ करने के लिए। लेकिन इसके अलावा वो इंस्टीट्यूट में भी जाया करती थी कहीं पर
पढ़ाने के लिए, कहीं पे कुछ बुक्स ढूंढने के लिए, और इसी दौरान उसकी मुलाकात रमकेश के साथ हो जाती है। वही रमकेश पिछले 7 सालों से दिल्ली में ही यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। दोनों की मुलाकात दोस्ती में बदल जाती है। वहीं थोड़े ही समय के बाद ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। वहीं इसी के चलते अमृता के पास रहने के लिए कोई ढंग की जगह नहीं थी, और इसी दौरान जब इसकी बातचीत रमकेश के साथ शुरू हुई तब उसे यहाँ पर यह पता चला कि रमकेश जहाँ पर रहता है वहाँ उस फ्लैट में एक कमरा खाली है जहाँ पर रमकेश रहा करता था। वहीं इसके बाद दोनों साथ में उसी फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं और दोनों ही लिव इन रिलेशनशिप में वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। दोनों में अब नज़दीकियाँ आना शुरू हो जाती है और दोनों में एक कपल वाले मोमेंट भी होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन चीज़ें भयानक तब होना शुरू हो जाती है जब अमृता ये नोटिस करती है कि जो रमकेश हैं उसके लैपटॉप में और उसके फ़ोन में कुछ ऐसी फ़ोटोज़ है जो कि उनके प्राइवेट मोमेंट्स की थी। और यही सारी चीज़ देखकर अमृता को काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हुआ। वही अमृता ने जब ये सारी चीज़ें देखा तब उसने रमकेश को ये कहना शुरू कर दिया कि वो ये सारी की सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को जल्द से जल्द डिलीट कर दे। वही रमकेश इस बात पर एग्री भी हो जाता है और वो कहता है कि वो ये सब कुछ डिलीट कर देगा, लेकिन उसने इस तरह का कुछ भी फैसला नहीं किया। वही देखते ही देखते काफ़ी ज़्यादा वक्त बीतने लगा। अमृता का टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। वो हमेशा रमकेश को ये कहती कि रमकेश, मेरी सारी की सारी फ़ोटोज़ और हमारे प्राइवेट मोमेंट्स को तुम डिलीट कर दो। लेकिन अक्सर रमकेश इन सारी बातों को टाल देता और वो ये सारी बातों को इग्नोर कर देता। वहीं यहाँ पर अमृता का डर अब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बदलने लगा था और इसी गुस्से के चलते उसने एक बहुत ही भयानक सा कदम उठाने का प्लान बनाया। वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड जिसका नाम सुमित कश्यप था उसको कॉल करती है और अपने एक्स बॉयफ्रेंड को कॉल करके वो अपने साथ बीती सारी बातों को अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ शेयर कर देती है कि आखिर किस तरह से रमकेश और वो एक दूसरे से क्लोज आए थे और उनके प्राइवेट मोमेंट्स जैसे कि फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को रमकेश ने अपने लैपटॉप और अपने मोबाइल फ़ोन में कैद कर रखा है। हो सकता है कि रमकेश इन सारी चीज़ों को लेकर आगे जाकर इन सारी चीज़ों को पकड़कर अमृता का फ़ायदा उठाए। इसी बात का डर अपने मन में बनाए हुए अमृता अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एक भयानक सा प्लान बनाना शुरू कर देती है। लेकिन कहीं ना कहीं वे लोग इस तरह का प्लान बनाना चाहते थे जिससे वे लोग कभी भी पकड़ में ना आए। वहीं जो लड़की खुद बीएससी फॉरेंसिक की स्टडीज़ कर रही थी तो उसको ये साफ तौर पर पता था कि किस तरह से ये मैटर क्लोज किया जा सकता है, किस तरह से एक कत्ल को दुर्घटना की तरह दिखाया जा सकता है। और इसी के चलते उसने ये प्लान बनाया जिसके चलते अमृता पहले से ही रमकेश के फ्लैट में पहुंच जाती है, जहां पर थोड़े टाइम के बाद वो सुमित कश्यप और उसके दोस्त संदीप कुमार को इसी फ्लैट के अंदर एंट्री करने के लिए कहती है। वहीं संदीप ने सुमित को भी इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व कर दिया था क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि अमृता के साथ जो गलत हुआ है वो आगे किसी लड़की के साथ गलत हो। इसी के चलते वो यही सब कुछ करना चाहते थे। इनफैक्ट अमृता ने ये भी क्लेम किया था कि जो रमकेश था उसके लैपटॉप में इसी तरह से और भी बहुत सारी लड़कियों के फ़ोटो और वीडियोस थे। वहीं इसके बाद उन लोगों का प्लान कुछ इस तरीके से था कि वे लोग सबसे पहले रमकेश के फ्लैट में जाएंगे, जिसके बाद वो उसका गला घोंटकर उसकी जान ले लेंगे और किसी न किसी तरह से ये मर्डर को वे लोग दुर्घटना के तौर पर दिखा देंगे। और उन लोगों ने एग्जैक्टली ऐसा किया भी। वो लोग रमकेश के फ्लैट पर जाते हैं, उसका गला घोंटते हैं और उसकी सच में जान ले लेते हैं, जिसके बाद उन्होंने अपने प्लान को इस तरह से किया कि जो अमृता थी उसने उसके फ्लैट के अंदर जो कुछ भी पड़ा हुआ था जैसे कि घी, शराब और पेट्रोल, उन सारी चीज़ों को लेकर वे सारा का सारा सामान लेकर रमकेश के ऊपर छिड़क देती है, जिसके बाद वे लोग उसकी लाश को बेड पर ले जाते हैं। वहीं अमृता का एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप की खुद की एलपीजी गैस की एजेंसी थी, जिसके चलते वो सिलेंडर की हर एक हरकत को काफ़ी बारीकी से जानता था। वो जानता था कि कितनी गैस लीक होती है
और क्या करने से गैस लीक होती है। इसी के चलते वो सबसे पहले बेड पर रमकेश को लेटा देता है, जिसके बाद ये सारी चीज़ें उस पर फेंकी जाती है और उसके बाद संदीप और अमृता पहले बाहर निकल जाते हैं। जिसके बाद सुमित अंदर ही रहता है और वो सिलेंडर की नॉब को हल्का सा लूज कर देता है और वहीं सुमित इस गैस के पाइप को रमकेश के ऊपर में छोड़ देता है। जिसके बाद सुमित रमकेश की लाश पर आग लगा देता है और साथ ही ये जो सिलेंडर था वो धीरे धीरे अपनी गैस को लीक कर रहा था और थोड़ी देर में वे लोग जानते थे कि सिलेंडर फट भी जाएगा, क्योंकि घर के अंदर में काफ़ी ज़्यादा आग फैल जाएंगी। तो इसी के चलते अमृता और संदीप पहले ही बाहर चले जाते हैं और जो मेन गेट था उन्होंने उसे इस तरह से बंद किया था ताकि बाहर वालों को ऐसा लगे कि ये गेट अंदर से बंद किया गया हो। इस वीडियो के अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये केस मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल लगा। एंड अगर आप लोगों को ऐसे ही क्राइम डॉक्यूमेंट्री या फिर ट्रू क्राइम स्टोरीज देखना पसंद है तो आप लोग आज ही हमारे चैनल क्राइम ट्यूब को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मैं मिलता हूँ अगली नेक्स्ट क्राइम डॉक्यूमेंट्री वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे अलर्ट।